हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता। कई बार हड़प्पा सभ्यता के लिए हड़प्पा संस्कृति शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द के लिए ऐसे वस्तुओं के ग्रुप का प्रयोग करते हैं जिसमें एक विशिष्ट शैली की कुछ वस्तुएं शामिल होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पाई जाती हैं और एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत पाई जाती हैं, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं और उनका संबंध एक ही टाइम पीरियड से होता है। तो उन वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात आती है हड़प्पा सभ्यता के नामकरण की, यानी कि जो हम हड़प्पा सभ्यता का नाम लेते हैं उसका ये नाम किस वजह से पड़ा था। तो देखिए, हड़प्पा में खोजा गया सबसे पहला नगर जो था वो हड़प्पा था और उसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को इसका नाम दिया गया। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी और इसके अलावा जो इसके अदर नाम है वो भी किसी न किसी पर्टिकुलर रीजन से रखे गए हैं। तो हड़प्पा नामक स्थान जो है ये इस संस्कृति के लिए सबसे पहली बार क्यों यूज़ किया गया था? क्योंकि हड़प्पा नामक जो नगर था वो सबसे पहले खोजा गया था। अब हम बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का काल है वो कब से कब तक माना जाता है कि कब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी और कब तक हड़प्पा सभ्यता थी। तो ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक के बीच का टाइम पीरियड माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। अब जो हड़प्पा संस्कृति है उसके 4 भाग हैं, यानी कि उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले वाली जो संस्कृति थी वो थी हड़प्पा आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, दूसरी थी विकसित हड़प्पा संस्कृति। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस था? जो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, लेकिन बाद में जो हड़प्पा संस्कृति आई वो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी। और इसके बाद है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, यानी कि सबसे लास्ट में जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कौन सी थी? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कई जगह पर ईसा पूर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर ईसा का शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर जो है आज से पहले। देखिए, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले की बात हो रही है, ईसा पूर्व की बात हो रही है। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद का जो टाइम पीरियड है। और बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि आज से पहले। कई बार जो है बीसी की जगह किसी दूसरे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और वो क्या है? बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। और जो एडी है उसके लिए सी का प्रयोग किया जाता है, सी का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। और बीसी के लिए बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा से पहले, यानी कि आज जो टाइम पीरियड चल रहा है जो ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो वर्ष हैं उनसे पहले का टाइम पीरियड। तो हिस्ट्री में जो डेट्स हैं उनको बीसी, एडी और बीपी के नाम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी मैंने जैसे बताया था कि कई जगह बीसी की जगह पर बीसीई लिखा हो सकता है और एडी की जगह सीई, यानी कि कॉमन एरा। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है मैंने पहले भी बता दिया था, क्योंकि ये सिंधु नदी की जो घाटी थी उसके आसपास फैली हुई थी, इसी वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और ये जो एरिया था बहुत ही फर्टाइल था, बहुत ही उपजाऊ इलाका था और यहाँ पर जो है खेती की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज़ें होती थी। तो सबसे पहले है वहाँ के आवास, जो घर बने हुए थे उनसे हमें पता चलता है कि जो घर हैं वो किस तरीके की ईंटों से बने हुए थे। अगर वो पकी हुई ईंटों से बने हुए थे तो इसका मतलब है कि उस टाइम पीरियड में जो ईंटें थी उनको पकाना शुरू कर दिया गया था। कुछ मृत भांड मिले हैं। मृत भांड जो हैं जैसे कि आज के टाइम पीरियड के जो मटके होते हैं उन्हीं के जैसे होते हैं, उनको एक विचित्र अलग से तरीके की कलाकारी की जाती थी, उनके ऊपर उनको डेकोरेट किया जाता था। उस टाइम पीरियड के आभूषण मिले हैं, औजार मिले हैं, कुछ मोहरें मिली हैं और कुछ इमारतें भी मिली हैं खुदाई से, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज़ें थी। जो चीज़ें हमें वहाँ पर मिली हैं उसमें किसी जानवर के चित्र मिले हैं या फिर किसी राजा महाराजा के या फिर उनके जो देवी देवता होते थे उनके चित्र मिले हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में लोग किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे, कौन से देवता की पूजा करते थे, कौन सी देवी की उपासना करते थे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के निर्माता
देखिए सिंधु सभ्यता के निर्माताओं की अगर बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो उत्खनन किया गया था उसमें 4 तरह के कंकाल मिले हैं। वो 4 तरह के कंकाल कौन कौन से हैं? पहला है प्रोटो, यानी कि जिसको ऑस्ट्रोलॉइड कहा जाता था। फिर दूसरा है भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन और फोर्थ जो है वो मंगोलियन। अब इन्हीं के बेसिस पे कहा जा सकता है कि जो संभावना है वो ये है कि इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था, यानी कि बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोग जो हैं इस टाइम पीरियड में रहते थे। वैसे तो इनका जो संस्थापक है वो द्रविड़ा को माना गया है और बाद में जो कहाँ पर चले गए थे, दक्षिण भारत में चले गए थे। ये जो नाम दे रखी है ये क्या है, अलग अलग जातियों के हैं, जो अलग अलग जनजातियाँ उस टाइम पीरियड में रहती थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? हड़प्पा सभ्यता की अगर हम आज के टाइम पीरियड में बात करते हैं तो आज के टाइम में हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जो कि इंडिया में है और बहुत सारी जगह जो है कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। नागेश्वर गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में है, चुनहुदड़ो पाकिस्तान में है, कोट दीजी पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है। देखिए धोलावीरा में सबसे पहले बाजरे के कुछ दाने मिले थे जिनसे पता चलता है कि वहाँ पर बाजरे की खेती की जाती थी। इसके अलावा हम बात करते हैं कालीबंगन की, तो राजस्थान में ये जगह है और इसका नाम कालीबंगा क्यों रखा गया था? देखिए कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, तो वहाँ पर जो है कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे पता चलता है कि ये जगह जो है हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। बनावली हरियाणा में है, राखीगढ़ी जो है वो भी हरियाणा में है। अगर हम बात करते हैं आज से काफ़ी टाइम पहले की, तो बनावली जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल होता था भारत में। वैसे तो सबसे बड़े स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, लेकिन वो अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। हरियाणा में बनावली होता था, लेकिन अब धोलावीरा से एक खेल स्टेडियम मिला है जिसकी वजह से धोलावीरा जो है भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बन गया है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां किस तरीके की होती थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां थी उनको 2 भागों में बांटा गया था। एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। जो दुर्ग था उसको मेनली मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता था। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा दुर्ग बना होता था। दुर्ग क्या होता है? एक चबूतरा बना दिया जाता है ईंटों का और उसके ऊपर महल जो है घर बनाए जाते हैं। तो ये जो दुर्ग था इसका हो सकता है यूज़ किसी ऐसे कॉमन यूज़ के लिए किया जाए, जैसे कि अगर किसी ने आक्रमण कर दिया तो बचने के लिए वहाँ पर, या फिर कोई विशिष्ट आयोजन वहाँ पर है, कोई हवन यज्ञ वगैरह वो करवा रहे हैं, तो उन सब के लिए इसका यूज़ किया जाता था। अब बात करते हैं निचला शहर की। जो निचला शहर था उसमें क्या थे? आवासीय भवन होते थे, मतलब वहाँ पर लोग रहते थे अपने घर बनाकर। और ये जो निचला शहर था इसको भी क्या किया गया था? दीवार बनाकर घेरा गया था। इसके अलावा जो भवन थे उनको कहाँ पर बनाया गया था? ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो एक तरीके से बेस का नींव का काम करते थे। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की क्या विशेषताएं थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें और गलियां थी वो एक ग्रिड पद्धति के बेस पर बनाई गई थी। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा नहीं होता था कि कोई गली यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, कोई ऐसे निकल जाएगी। वो जो गलियाँ होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बिल्कुल सीधी होती थी। और जब वो समकोण पर काटती थी तो जो घर होते थे वो गलियों के आसपास ऐसे बने हुए थे, एक लाइन में बने होते थे। ऐसा लगता था मान लीजिए ये एक बहुत ही विशेष तरीके से जो है बसाया गया हो, जैसे कि आज के टाइम पीरियड में जो है मैप बनाकर बसाए जाते हैं बहुत सारे शहर। चंडीगढ़ जो है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको एक प्लानिंग के साथ बसाया गया है। तो ऐसा ही लगता था कि उस टाइम पे भी हड़प्पा सभ्यता को एक प्लानिंग के साथ बसाया गया था। और जल निकासी की जो प्रणाली होती थी वो कैसी होती थी? वो भी बहुत ही अच्छी होती थी। एक जो है जो घर होते थे उनसे जो नाली निकलती थी वो गली की नाली में जाकर मिल जाती थी। और गली की जो नालियाँ होती थी, मतलब सभी गलियों के साथ साथ नालियाँ होती थी छोटी छोटी, और ये जो छोटी नालियाँ थी ये आगे जाके एक बड़े नाले में मिल जाती थी। और ये बड़ा नाला जो है गांव के बाहर बिल्कुल किसी बड़े तालाब के साथ जाकर मिल जाता था। तो ये थी उनकी जल निकास प्रणाली। ठीक है, घरों से पानी जो है वो छोटी नालियों में निकलता था और छोटी नालियाँ एक बड़े नाले में जाकर मिल जाती थी। सड़कों के साथ साथ नालियाँ बनाई गई थी, पहले भी मैंने बताया था। और सड़कों और गलियों के अगल बगल आवासों को बनाया गया था। मैंने अभी बताया था क्या है, इस तरीके से गलियाँ होती थी और उन गलियों के साथ साथ नालियाँ होती थी, सभी गलियों के साथ साथ। और उन्हीं गलियों के साथ साथ क्या बनाया जाता था? घर जो है बनाए जाते थे।
हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण कैसा था? हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनाने की योजना थी वो आंगन पर आधारित थी, यानी कि सभी घरों के बीच में एक बहुत बड़ा आंगन होता था और उस आंगन के चारों तरफ जो है अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि घर है, कमरे हैं, या फिर बाथरूम है, या फिर रसोई है। इस तरीके की चीज़ें जो है उस आंगन के चारों तरफ बनाई जाती थी। अब जो आंगन था उसके चारों तरफ जो चीज़ें थी उसमें क्या क्या शामिल थे? शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, शयन कक्ष, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए थे। मजबूती के लिए नींव का निर्माण किया जाता था और सड़कों के किनारे ही मकान बनते थे जिसमें हवा की सुविधा होती थी, सफाई की सुविधा होती थी और प्रकाश की भी, यानी कि रोशनी उनके घरों में अच्छे तरीके से आती थी क्योंकि उनके लिए रोशनदान वहाँ पर लगाए जाते थे। मकान ज़मीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे, यानी कि सब पहले एक चबूतरा बनाया जाता था और उसके ऊपर मकान बनाए जाते थे। और मकान का जो प्रवेश द्वार होता था वो सीधा गली से नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि ये घर है और इस घर का सीधा ये दरवाज़ा है, ऐसा नहीं होता था। दरवाजे के बिल्कुल सामने एक दीवार होती थी और उस दीवार से पहले ये इधर से यहाँ से एंट्री करने का जो है स्पेस होता था घर के अंदर, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो है एकांतता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जो खिड़की और दरवाजे होते थे घर के वो भी गलियों की तरफ नहीं होते थे बल्कि आंगन की तरफ होते थे। अगर हवा और रोशनी के लिए खिड़की और जो दरवाजे लगाने होते थे तो वो गली की तरफ ना होकर अंदर आंगन की तरफ होते थे। इसका मतलब है कि वो एकांतता को ज़्यादा महत्व देते थे। इससे वो बाहर जो भी हलचल हो रही थी, जो भी शोर आ रहा था, जो पोल्यूशन वगैरह था, उन सब से बचे रहते थे। सड़कों के किनारे जो है नालियाँ बनी होती थी और नालियों को ढकने की भी व्यवस्था की जाती थी। नालियों को फर्श से ढका जाता था और थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषक कूप लगे रहते थे, जिसमें क्या होता था, जो पानी के साथ जो भी कूड़ा करकट बहकर आता था वो वहीं पर जमा हो जाता था, आगे नहीं जा पाता था। हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन का मतलब है जो सभी के कॉमन होते थे, जहाँ पर कुछ ऐसा आयोजन होता जो पूरे समुदाय का होता था तो वो लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो ऊपरी हिस्सा जिसमें क्या था, सार्वजनिक भवन बनाया गया था जिसको हमने अभी पढ़ा था दुर्ग के नाम से, और निचले हिस्से में क्या था, सभी के जो है आवास यानी कि घर बने हुए थे। अब जो उत्खनन हुआ था उसमें कुछ सार्वजनिक भी और कुछ राजकीय भवन भी मिले हैं, और ये जो अवशेष हैं कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से जो अवशेष मिले हैं उसमें एक 70 मीटर जो है लंबा और 24 मीटर चौड़ा जो है क्या मिला है, एक दुर्ग मिला है। और ये जो स्मारक है इसके काल की हम बात करते हैं तो ये किस टाइम पीरियड का है, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड का है, यानी कि 2600 ईसा पूर्व हो सकता है इसका निर्माण किया गया हो। यहाँ पर ही जो है 71 मीटर लंबा और इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष मिला है जिसमें 20 स्तंभ थे। अब ये जो अवशेष मिले हैं इनसे पता चलता है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े दुर्ग होते थे इनका प्रयोग किसी जो है सामूहिक आयोजन के लिए, जैसे कि कोई धार्मिक विचार विमर्श करना है, कोई सामाजिक आयोजन किया जाना है तो उन सब के लिए उनका यूज़ किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार मिला है। अब ये जो स्नानागार है ये 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा, और इसका तल जो है उसके ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब ये जो सीढ़ियाँ हैं ये किससे बनी हैं, पक्की ईंटों से बनाई गई हैं। अब ये जो स्नानागार मिला है इसके चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं और बरामदे भी बनाए गए हैं। जो स्नान कुंड था उसके पास ही एक कुआं भी बनाया गया है। उस कुएं से क्या था, वो वहाँ पर जल ले सकते थे, पानी की जो आवश्यकता थी वो वहाँ से पूरी कर सकते थे। और इसके अलावा जो गंदा पानी था उसके निकलने के लिए भी क्या बनाई गई हैं, नालियाँ बनाई गई हैं। और जो स्नानागार की जो दीवारें थी उनके निर्माण में सीलन से बचने के लिए, मतलब ये उसमें नमी ना हो इसके लिए वहाँ पर डावर या फिर तारकोल का यूज़ किया गया था। तारकोल जो है एक ऐसा मटेरियल होता है, अगर उसको वहाँ पर लगा दिया जाए तो जो नमी है वो दीवारों तक नहीं पहुँच पाती। और इस स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था भी मिलती है। अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये जो स्नानागार है इसके बारे में एमेस्टेक मेक जो है वो ये कहते हैं कि यह स्नानागार पुरोहित के स्नान के लिए बनाया गया था, यानी कि जो पुरोहित लोग होते थे, पंडित होते थे, उन्हीं के नहाने के लिए इसको जो है बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली, मैंने पहले भी बताया था जल निकास प्रणाली के बारे में कि क्या होता था, एक नाली जो है वो घर से बाहर वाली नाली में मिलती थी जो गली के साथ नाली होती थी, और वो गलियों वाली जो नालियाँ हैं वो जाकर एक बड़े नाले में मिल जाती थी
और बड़ा नाला जो है गांव के बाहर किसी बड़े तालाब में जाकर मिल जाता था। इसके बाद परणे रामचरण शर्मा की मान्यता है कि कंस युग की किसी भी दूसरी सभ्यता ने सफाई व स्वास्थ्य को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना कि हड़प्पा वासियों ने दिया था। यानी कि उस टाइम पीरियड में सफाई और जो है स्वास्थ्य का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता था और वहाँ पर पक्की ईंटों का यूज़ भी जो है बहुत ज़्यादा किया गया है। अब जो पक्की ईंटें वहाँ पर लगी हुई थी उनमें से 4 तरह की ईंटें मिली हैं। एक तो आयताकार। अब आयताकार में उनका जो साइज़ होता था वो क्या होता था, 4:2:1 और एक मिली है एल टाइप की। इन ईंटों का यूज़ कहाँ पर किया जाता था, कोने में, जैसे कि कॉर्नर है वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता था, एल टाइप की ईंटों का यूज़ किया जाता था। नोकदार ईंटें मिली हैं जिनका यूज़ कहाँ पर किया जाता था, कुओं में। और टी प्रकार की ईंटें भी मिली हैं जिनको सीढ़ियाँ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके बाद ईंटों से बना हुआ एक फर्श कहाँ पर मिला है, कालीबंगा में मिला है। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान भी मिले हैं। कहाँ पर, चुनहुदड़ों में। इससे क्या पता चलता है कि उस समय लोग जो है बिल्ली और कुत्ते को जो है पालतू जानवर के रूप में रखते थे। इसके अलावा जो है बैल के फ़ोटो भी मिले हैं, वो बैलों को भी पालते थे। उस समय में जो है ऊँट और घोड़ों के भी फ़ोटो मिले हैं, लेकिन इस तरीके का कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि वो ऊँटों को जो है पालते थे। हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में ऊँट होते थे लेकिन वो उनको पालतू जानवर के रूप में नहीं रखते थे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक संगठन उनका होता था भोजन, वस्त्र, आभूषण व सौंदर्य प्रदर्शन, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, मर्तक क्रम और चिकित्सा विज्ञान, ये सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड में मौजूद थी। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इतिहासकार गार्नर चाइल्ड ने समाज को 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला जो वर्ग था वो शिक्षित वर्ग था। इसमें कौन आते थे, पुरोहित आते थे जो कि ब्राह्मण होते थे, हवन यज्ञ वगैरह करते थे। चिकित्सक होते थे, जादूगर होते थे और ज्योतिष होते थे। ज्योतिष कौन होते हैं, जो भविष्यवाणी निकालती हैं। इसके अलावा योद्धा होते थे और सैनिक होते थे। योद्धा और सैनिक जो हैं वो कहाँ पर रहते थे, दुर्ग में रहते थे, वहीं से उनके अवशेष मिले हैं। इसके अलावा व्यापारी होते थे, दस्तकार होते थे। देखिए यहाँ पर जो है इसकी राइटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, जैसे कि व्यापारी, दस्तकार थोड़ा सा गलत लिखा गया है, आप इनको जो है ठीक कर लेना। बुनकर और कुम्हार मतलब जो मिट्टी का काम करते थे, और स्वर्णकार जो सोने से दूसरे आभूषण वगैरह बनाते थे। इसके बाद है श्रमिक और कृषक। श्रमिक और कृषक जो है टोकरी बनाने का, मछली पालने का काम करते थे। हड़प्पा सभ्यता में भोजन कौन कौन से होते थे, तो उस टाइम पे गेहूँ, चावल, जौ, तिल, मटर, सब्जियां, इस तरीके के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा वो जो है कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सूअर और मछली का मांस भी खाते थे। वो है क्या है कि एग्रीकल्चर भी करते थे और इसके अलावा जो है वो शिकार भी करते थे और वो कुछ पशु पक्षियों को भी पालते थे। इस काल में चित्रों में खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि फलों का भी वर्णन मिलता है, क्योंकि हमें उनके फ़ोटो कहीं ना कहीं पर उनके चित्र छपे हुए मिले हैं। इस प्रकार हड़प्पावासी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही थे। हड़प्पा सभ्यता में अब हम वस्त्रों की बात करते हैं। भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग तरह के वस्त्र पहने जाते थे। महिला और पुरुषों में विभिन्नता पाई जाती थी। अब देखो पुरुष कौन कौन से कपड़े पहनते थे। पुरुषों में धोती, पगड़ी, दशाला होता कुर्ता, और महिलाओं में घाघरा और साड़ी पहनी जाती थी। चुनहुदड़ों से जो एक मूर्ति मिली है उसमें जो है पगड़ी भी मिली है, तो हो सकता है उस टाइम पे पगड़ी भी पहनी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन के लिए किसका प्रयोग करते थे, जो भी आभूषण होते हैं उनका प्रयोग करते थे। एक तो अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद, हार, वो कहाँ पर पाए जाते थे, धनी लोगों के पास पाए जाते थे। और किसके बने होते थे, सोने के बने हुए होते थे। इसके अलावा बहुत सारे आभूषण जो है तांबे, कांसे और हड्डियों के भी बने होते थे, जो कि गरीब लोगों के द्वारा पहने जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के भी काफ़ी साधन थे, जैसे कि मछली पकड़ना या फिर शिकार करना उनका सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन होता था। इसके अलावा वो जानवरों की दौड़ कराते थे। झुनझुने, सीटियाँ या शतरंज के जो खेल हैं वो उनके मनोरंजन के साधन होते थे। इसके अलावा पत्थर और शीप की गोलियों से भी वो खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति मिली है, जैसे कि बैलगाड़ियाँ हैं, 2 पहिए वाला जो तांबे का रथ है। एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, जिससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग जो है नाच गाना भी किया करते थे।
थे। जो नर्तकी की मूर्ति मिली है उससे हमें किसका पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में संगीत भी था। हड़प्पा सभ्यता में जो मृतक कर्म होता था या फिर जो अंत्योष्टि क्रिया की जाती थी वो कैसे की जाती थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जब भी किसी की डेथ होती थी तो उसके साथ उसकी प्रिय वस्तु जो होती थी उसको दफना दिया जाता था। बहुत सारे शव मिले हैं जिनके पास आभूषण मिले हैं, किसी शव के पास जो है किसी पशु को किसी भी उसकी जो महत्वपूर्ण जो फेवरेट चीज़ होती थी उसको उसके साथ ही दफना दिया जाता था। सर जॉन मार्शल के अनुसार इनको 3 भागों में बांटा गया है। जो उनका समाधान का जो प्रक्रम होता था, अंत्येष्टि क्रिया जो होती थी, एक होता है पूर्ण समाधिकरण, यानी कि शव को पूरी तरह से दफना दिया जाता है। दूसरा होता है आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह कर्म, यानी कि उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। अब जो पूर्व समाधान है उसमें क्या होता है, शव को उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ जो है दफनाया जाता है, यानी कि उसके लिए सबसे पहले वो दिशा निर्धारित करते हैं और उसके बाद उत्तर से दक्षिण की तरफ उसकी जो है ज़मीन की खुदाई करके शव को दफना दिया जाता था। हड़प्पा में एक ऐसी कब्र भी मिली है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है और सबको दाबूत में रखा गया है। ठीक है, या ये कुछ अपवाद मिलते हैं हर एक चीज़ के, उसको एक दाबूत में रख के कौन सी डायरेक्शन में दफनाया गया, दक्षिण से उत्तर, बाकी सब उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाई जाती थी। इसके अलावा लोथल में भी पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का जो है अवशेष मिला है। लोथल से ही एक युग्म शव, यानी कि स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। तो इससे हमें इस बात का पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में सती प्रथा प्रचलित थी, यानी कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को उसके साथ दफना दिया जाता है। ये क्या होती है, सती प्रथा होती है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे भी इस तरीके की जो प्रथा है वो प्रचलित थी। सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है जिसे R37 की संख्या दी गई है, यानी कि उस कब्रिस्तान का नाम रखा गया है R37। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिसे H कब्रिस्तान की संख्या दी गई है। इसके अलावा आंशिक समाधान का मतलब होता है कि शव को पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए जो अवशेष होते हैं उनको दफनाया जाता है। अब जो क्लेश समाधान है इसमें क्या है कि दाह के पश्चात बचा हुआ जो अवशेष है उसको किसी कलश या फिर किसी बर्तन में रखकर दफना दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान कैसा था। देखिए, उस टाइम पीरियड में ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर नहीं होते थे। जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, वृक्षों के पत्ते होते थे, उन सब से क्या किया जाता था, चिकित्सा की जाती थी। फलों का जो रस है उसका सेवन किया जाता था। हिरण के सींग से एक चूर्ण बनाया जाता था और समुद्र में एक फेन यानी कि झांग नाम की एक औषधि जो है वो बनाई जाती थी। शिलाजीत भी जो है उस टाइम पीरियड में बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन कैसा था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने एक जो व्यवसाय अपनाए थे उनमें कृषि सबसे पहले आता है। सबसे ज़्यादा वो कृषि करते थे। इसके अलावा पशुपालन भी करते थे, व्यापार करते थे, कुटीर उद्योग होते थे। जो कुटीर उद्योग थे उनमें वो मनके वगैरह बनाते थे और नाप तोल के लिए जो बाट है वो भी बनाए जाते थे। हम कृषि को अगर डिटेल में पढ़ें तो जौ, गेहूं, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई और सरसों, इस तरीके की फसलें उस टाइम पीरियड में उगाई जाती थी। इनका उत्पादन फावड़े से तो नहीं मिला, लेकिन हल के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। इससे पता चलता है कि ज़मीन को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था और जो फसल होती थी उसको काटने के लिए हाशिए का प्रयोग किया जाता था। हाशिया जो है वो पत्थर से, पाषाण पत्थर होता है, उसको पत्थर से बनाया जाता था। अब मान लीजिए पत्थर है, उसको घिसाकर एक ये शेप दे दी जाती थी और उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था, फसलों को काटने के लिए किया जाता था। अनाज को धोने के लिए 2 पहिए वाली गाड़ी का यूज़, ढोने के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। और जो है उस टाइम पे बैल के चित्र भी मिले हैं, तो हो सकता है कि वो बैलगाड़ियों का भी प्रयोग करते थे। अगर हम बात करें पशुपालन की तो बकरी, भेड़, सूअर, भैंस, बैल, ये सारे जो है जानवर उनके द्वारा पाले जाते थे। इसके अलावा हाथी भी पाले जाते थे, लेकिन वो घोड़े से परिचित नहीं थे, मतलब घोड़ों को नहीं पाला जाता था। वे कुत्ते और बिल्ली पालते थे, साथ ही तोता, मयूर, मूंगे, भालू, चीता, खरगोश, बतख, हिरण, इस तरीके के चित्र भी उस टाइम की जो मूर्तियां हैं उन पे मिले हैं, लेकिन अवशेष नहीं मिले। मतलब ये है कि सिर्फ उनके चित्र मिले हैं, उनकी हड्डियों वगैरह के कोई अवशेष नहीं मिले। तो इसलिए हम कन्फर्मली नहीं कह सकते कि वो इन जानवरों को पालते थे। व्यापार हड़प्पा के लोग जो है व्यापार को अधिक महत्व देते थे। अब वो नाप के लिए किसका प्रयोग करते थे, शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे। और चुनहुदड़ों में उत्खनन से जो पत्थर मिले हैं उनसे एक बाट भी मिला है।
यानी कि उस टाइम पीरियड पे नाप तोल की प्रणाली भी प्रचलित थी। इसमें समाज में बहुत सारे तरह के व्यापारी वर्ग रहते थे जिनका काम व्यापार करना होता था। इनमें से मेनली जो है कुम्हार होते थे, बढ़ई या फिर सुनार होते थे। आर्थिक व्यापार के अलावा ये जो है दूसरी जो सभ्यताएं थी उनसे भी व्यापार करते थे, जैसे कि ईरान है, अफ़गानिस्तान है, मेसोपोटामिया है और इराक है। इनके साथ भी इनके संबंध पाए जाते हैं। अब इन सब चीज़ों का हमें कैसे पता चला? क्योंकि ईरान, इराक और मेसोपोटामिया और अफ़गानिस्तान में जो मुद्राएं प्रचलित थी वो हड़प्पा सभ्यता में मिली हैं। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो हड़प्पा की ही समकालीन थी। तो जिस तरीके की मोहरें मेसोपोटामिया में मिली हैं उस तरीके की मोहरें हड़प्पा सभ्यता में भी पाई गई हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि उनके बीच में व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार जो है वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि वो पैसों का प्रयोग नहीं करते थे, वो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दे देते थे एक दूसरे को। मान लीजिए किसी एक को अपना पशु बेचना है और उसके बदले में उसको गेहूँ लेने हैं, तो वो सामने वाले को अपना पशु दे देगा और उससे गेहूँ ले लेगा। इसके बाद कुटीर उद्योग की अगर बात करें तो कुटीर उद्योग में एक तो आते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, जो रसोई घर में यूज़ होने वाले बर्तन थे, या इसके अलावा मृद भांड वगैरह थे जिनको पानी डालने के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि आज के टाइम पीरियड में मटके होती हैं। इस तरीके के मिट्टी के बर्तन जो है बनाए जाते थे। इसके अलावा हाथी दांत और सीपियों से भी जो है अलग अलग तरीके के आभूषण बनाए जाते थे। अब माप तोल और बाट की हम बात करते हैं तो तोल के लिए तराजू और बाट उस टाइम पीरियड में मौजूद थे। चिकने पत्थर से किसका निर्माण किया जाता था? बाट का निर्माण किया जाता था। अब वो जो बाट था वो चर्ट नाम के एक पत्थर से बनाया जाता था और सबसे बड़े बाट का जो वजन था वो 375 ग्राम था और जो छोटे छोटे बाट थे वो 0.87 जो है ग्राम तक के थे। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में नाप तोल की प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था? वो मातृ देवी की उपासना करते थे, शिव या फिर परम पुरुष की आराधना करते थे, वृक्ष और पशुओं की भी पूजा की जाती थी और लिंग पूजा भी उस टाइम पे की जाती थी। मातृ देवी की उपासना की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में मंदिरों का अभाव था, यानी कि मंदिर वहाँ से देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन ऐसा कोई भी वहाँ पर भवन नहीं मिला है जिसको हम ये कह सकें कि वो मंदिर है या फिर वो देवालय है। इस काल में मिट्टी और धातु की जो है कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जो कि ऐसा रिप्रेजेंट करती हैं कि ये किसी इंसान या फिर किसी पुरुष की हैं, या फिर जो है शिवलिंग जैसी भी जो मूर्तियां हैं वो भी मिली हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करते थे। एक तो वो शिव की आराधना करते थे और दूसरा एक मातृ देवी की वो आराधना करते थे। मातृ देवी के भी बहुत सारे चित्र मिले हैं, वो जिनको ताबीज़ों में भी अपने गले में बांधते थे और इसके अलावा जो मोहरें उस टाइम की होती थी उनके ऊपर भी उनके फ़ोटो छपे हुए हैं। प्रोफेसर R.S. त्रिपाठी का मानना है कि पूजा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिष्ठा मातृशक्ति की थी, जिसकी जो अर्चना प्राचीन काल से ईरान से लेकर इंजीनियन सागर तक की जाती थी। मातृ देवी सृष्टि की उत्पत्ति और वनस्पति के फैलाव में देवी का योगदान स्वीकार किया गया है और इस समय मातृ देवी को खुश रखने के लिए बलि प्रथा का भी प्रचलन था, यानी कि बलि दी जाती थी। पशुओं की जो बलि दी जाती है देवी को खुश करने के लिए, वो उस टाइम पीरियड में प्रचलित थी। पूजा, आराधना, नृत्य, संगीत और बलि, इस तरीके की चीज़ें उस टाइम पीरियड में मातृ देवी को खुश करने के लिए की जाती थी। लेकिन मंदिरों के अवशेष उस टाइम पे नहीं मिले हैं। शिव या फिर परम पुरुष की उपासना की जाती थी। उत्खनन में अर्नेस्ट में को एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर पुरुष के चित्र में सिर के दोनों ओर सींग हैं। इस योगी के 3 मुख हैं। शांत व गंभीर मुद्रा में है ये, और इसके बाईं ओर जंगली भैंसा, गैंडा और दाईं ओर शेर और हाथी हैं। सामने हिरण है और इस ध्यानमग्न योगी के सिर के ऊपर 5 शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। देखिए, इसको पशुपति शिव की मूर्ति माना जाता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो एक रहस्यमयी लिपि थी। रहस्यमयी लिपि का मतलब है कि एक ऐसी लिपि जिसको अब तक भी नहीं पढ़ा जा चुका है कि वो क्या लिखा हुआ है। और जो विशेषता होती थी, जैसे कि आज हम बाईं से दाईं तरफ लिखते हैं
हम अब लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे बाएं से दाएं तरफ। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कहाँ से लिखी गई है, दाएं से बाएं तरफ लिखी गई है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से लिखना स्टार्ट किया यहाँ तक। और कैसी लिपि है, रहस्यमयी है, अब तक उसको नहीं पढ़ा गया है। बात करें अगर वृक्ष और पूजा की, तो वृक्ष और पशु पूजा जो है उसमें पीपल और उसकी पत्तियों के चित्र मिले हैं मोहरों के ऊपर, जिससे पता चलता है कि पीपल की पूजा की जाती थी। और अगर बात करें उस टाइम पीरियड में मोहरों पर और कौन से चित्र मिले हैं, तो सांड और बैल के चित्र भी मिले हैं। वर्तमान में शिव भगवान के साथ सांड यानी कि नंदी की पूजा पूरे भारतवर्ष में की जाती है। लिंग पूजा की अगर बात करें तो उत्खनन में लिंग पूजा भी मिली है। एक पत्थर के ऊपर जो है शिवलिंग छपा हुआ है और उसकी पूजा का प्रचलन उस टाइम पीरियड में था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा जो है उस टाइम पे एक चिन्ह मिला है स्वास्तिक का। ये वाला जो चिन्ह होता है ये हमने कहाँ से अपनाया है, हड़प्पा सभ्यता से अपनाया है। इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हमने कहाँ से लिया है, हड़प्पा सभ्यता से ही लिया है। हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन कैसा था, यहाँ पर राजनीतिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था जो है उसकी हमें ज़्यादा जो नॉलेज है वो नहीं मिल पाई है। इतिहासकार हंटर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक थी, वह राजतंत्रात्मक नहीं थी। देखो लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या डिफरेंस है। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, लोगों के द्वारा ही अपने जो शासक है उसको चुना जाता है। और राजतंत्र में क्या होता है, राजा का शासन होता है और राजा के बाद उसका बेटा शासक बनता है। इतिहासकार व्हीलर क्या मानते थे कि मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो पुरोहितों और धर्म गुरुओं के हाथों में थी। वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते थे, यानी कि कुछ प्रतिनिधि उन्होंने अपने बना रखे थे, वो जो है नगरों में घूमते थे और शासन को संभालते थे। हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास, देखिए कौन कौन सी कला हड़प्पा सभ्यता में विकसित थी। तो एक तो बात करते हैं मूर्ति कला की। मूर्ति कला उस टाइम पीरियड में काफ़ी डेवलप्ड थी। धातु कला, वस्त्र निर्माण कला, चित्रकला, पात्र निर्माण कला, नृत्य तथा संगीत कला, इसके अलावा है मुद्रा कला, ताम्र निर्माण कला और लेखन कला। ये सारी कलाएं उस टाइम पीरियड में प्रचलित थी, जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं मूर्ति कला की। उत्खनन में जो पत्थर प्राप्त हुए हैं उसमें हमें कांस्य की मूर्तियाँ मिली हैं। अब वो जो कांस्य की मूर्तियाँ हैं उसमें एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि बहुत ही सुंदर है, और उससे पता चलता है कि उस समय में संगीत मौजूद था, यानी कि वहाँ पर संगीत को महत्व दिया जाता था। अब धातु कला की अगर बात करते हैं तो सोना, चांदी और तांबे के आभूषण उस समय में बनाए जाते थे। वस्त्र निर्माण कला, अब देखिए जब खुदाई की गई तो उस टाइम पीरियड पे एक चरखा मिला है। हम सबको पता है कि चरखे का क्या काम होता है, सूत काटना। अब जब चरखा मिला है तो इसका मतलब है वहाँ पर सूत काटा जाता था, और सूती, ऊनी और रेशम के वस्त्र जो है लोगों के द्वारा पहने जाते थे। इसके बाद है पात्र निर्माण कला। मिट्टी के पात्र बनाए जाते थे, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, और उन बर्तनों में पानी भरा जाता था, जैसे कि घड़े आजकल भी बनाए जाते हैं, मटके वगैरह। और अनाज रखने के लिए भी अलग अलग तरीके के भांड, मृद भांड जिनको कहा जाता है, मटके की तरह ही होते थे, वो भी बनाए जाते थे। और उनके ऊपर बड़ी डेकोरेशन की जाती थी, फूल पत्तियाँ या फिर किसी और पशु पक्षी को जो है चित्र को वहाँ पर छापा जाता था। मिट्टी के खिलौने भी यहाँ पर मिले हैं। नृत्य और संगीत कला की अगर बात करें तो नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, पात्रों पर तबले, यहाँ पर ये जो गलत लिखा गया है, तबले और ढोलक के चित्र भी जो है मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि नृत्य और संगीत कला उस टाइम पीरियड में मौजूद थी। मुद्रा कला, देखिए हम जब इतिहास की बात करते हैं तो ऐसा होता है कि हम उस समय में मिली हुई चीज़ों से ही अनुमान लगाते हैं कि अगर ये चीज़ मिली है तो ऐसा होता होगा। हम में से किसी ने नहीं देखा है, तो ये जो चीज़ें मिली हैं उत्खनन से, उन्हीं से हमने अनुमान लगाया है कि उस टाइम पे ये चीज़ें प्रचलित रही होंगी। मुद्रा कला की अगर बात करें तो उत्खनन में बहुत से अलग अलग तरीके के पत्थर और धातुएं मिली हैं, और हाथी दांत और मिट्टी की भी मोहरें मिली हैं। तो ये जो पत्थर, धातु या फिर हाथी दांत की या फिर मिट्टी की जो मोहरें थी वो कितनी मिली हैं, संख्या में 600 मोहरें मिली हैं, और जिन पर किसके, पशुओं के चित्र हैं या फिर कोई लेख लिख रखा है। तो लेख तो अब तक हम नहीं पढ़ पाए हैं कि वो कौन सा लेख है, क्योंकि वो एक अलग ही भाषा है जो हम नहीं जानते। ताम्र निर्माण कला, उत्खनन में ताम्र पत्र मिले हैं, यानी कि तांबे के बर्तन, तांबे के कुछ पत्र मिले हैं जिनके ऊपर जो कुछ चित्र छापे गए हैं, जैसे कि बैल, भैंसा, गेंडा, सांड, हाथी, शेर या फिर मनुष्य या फिर कोई ऋषि मुनि, योगी, उन सब के चित्र वहाँ पर मिले हैं।
लेखन कला की अगर बात करें, उत्खनन कोई भी लिखित शिलालेख या फिर जो है ताम्रपत्र नहीं मिला है लेखन कला का, लेकिन फिर भी विद्वान मानते हैं कि उस टाइम पे एक चित्रात्मक लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी या फिर बाएं से दाएं दोनों ओर लिखी जाती थी। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि उस समय की जो लिपि है वो कैसी है, एक रहस्यमयी लिपि है, हम उसको नहीं पढ़ पाए हैं। हड़प्पा लिपि की विशेषताएं देखिए, डिटेल में पढ़ लेते हैं। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यह चित्रात्मक लिपि थी और इस लिपि में 375 से 400 चिन्ह जो हैं पाए गए हैं और इस लिपि को आज तक कोई नहीं समझ पाया। यह एक रहस्यमयी लिपि है। इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को आज तक भी कोई नहीं समझ पाया है। अब हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला की अगर बात करते हैं तो शिल्प कार्य का मतलब होता है शिल्प से जुड़े कार्य करना, जैसे मटके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु से जुड़े काम करना, मोहरे बनाना, बाट बनाना। चुन्हुदुड़ो जो है एक ऐसी जगह थी जहाँ के लोग लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में जुड़े हुए थे। चुन्हुदुड़ो में कुछ ऐसी भी चीज़ें मिली हैं जिससे पता चलता है कि शिल्प उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर उस समय में किया जाता था। हड़प्पाई मोहरे भी काफ़ी मात्रा में मिली हैं। इसके अलावा हड़प्पा के लोग जो है कांसे के बर्तनों का भी प्रयोग करते थे। कांसे धातु का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था और कांस्य और टिन को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई जाती थी। जब दो धातुओं को मिलाकर हम कोई नई धातु बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते थे। मनके जो हैं सेलखड़ी नाम के एक पत्थर से बनाए जाते थे। इसके अलावा कार्नेलियन नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे और जैस्पर नाम का एक पत्थर होता था, उससे भी मनके बनाए जाते थे। देखिए यहाँ पर हम अगर बात करें कि किस किस चीज़ से मनके बनाए जाते थे, तो एक तो सेलखड़ी नाम के पत्थर से, दूसरा कार्नेलियन नाम के पत्थर से, जैस्पर नाम का एक पत्थर होता था, तांबे के भी बनाए जाते थे, सोने के भी होते थे, कांसे के भी होते थे। और ये जो मनके थे इनका बाद में किस में प्रयोग किया जाता था, माला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था और ये बहुत ही सुंदर थे। सबसे पहले तो उनको जो ये धातुएं होती थी इनको पिघलाकर एक शेप दे दी जाती थी, या फिर पत्थर होते थे उनको काट कर एक शेप दे दी जाती थी। बाद में उनके बीच में जो छेद किया जाता था ताकि उनको एक माला में पिरोया जा सके। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हो सकता है कि उस समय जो जलवायु थी वो परिवर्तन हो गया उस जलवायु में और वो लोग उस जलवायु को सहन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। या फिर ये हो सकता है कि कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, जैसे कि बाढ़ है, ठीक है, या फिर सूखा है, या फिर कोई और इस तरीके की प्राकृतिक आपदा है जिसकी वजह से पूरी हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। भूकंप भी हो सकता है, अकाल हो सकता है, या फिर कोई महामारी हो सकती है, या फिर कोई बाहरी आक्रमण, जैसे कि आर्य जाति के लोग हैं उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के ऊपर आक्रमण कर दिया हो। लेकिन इन सब चीज़ों पे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वहाँ पर आक्रमण ही हुआ होगा, क्योंकि ना तो वहाँ पर किसी ऐसे औजार के अवशेष मिले हैं जिससे लोगों को मारा जा सके, जैसे कि तलवार वगैरह के, इस तरीके के कोई भी अवशेष हमें नहीं मिले हैं। वनों की कटाई की गई, नदियों में हो सकता है नदियाँ वहाँ से सूख गई हों बिल्कुल ही, और पानी की कमी से ना तो वो खेती कर पाए हों, ना ही कोई और उनका व्यवसाय चल पाया हो, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ से जाकर कहीं और रहना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग जो हों वो सूखे की वजह से मर गए। या फिर ये हो सकता है कि नदियों ने अपना मार्ग, अपना रास्ता बदल दिया, या फिर वहाँ पर बाढ़ आ गई, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि वो सिंधु नदी के घाटी के पास बसी हुई सभ्यता थी। और इसके अलावा दामोदर, कोशी और महानदी भी जो है ज़्यादा दूरी पर नहीं थी, तो हो सकता है कि वहाँ बाढ़ की वजह से वो सभ्यता नष्ट हो गई हो। अब कुछ विद्वान जो हैं इनके बारे में अलग अलग चीज़ें बताते हैं। जो पिंगट और व्हीलर हैं वो क्या कहते हैं कि आर्य जाति का आक्रमण ऋग्वेद में आर्यों द्वारा हरियूसिया को नष्ट करने का उल्लेख है। मतलब ये पता चलता है ऋग्वेद के अनुसार कि आर्य जाति का आक्रमण हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई थी। और वैदिक साहित्य में हड़प्पा को ही क्या कहा जाता है, हरियूसिया कहा जाता है। ये भी हमें याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग नाम कौन से थे, तो उनमें से एक हरियूसिया भी है जो कि वैदिक साहित्य में कहा जाता है। सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैक्रे, SR राव, उन सब का मानना है कि नदियों में बाढ़ आ गई थी जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। मतलब अलग अलग विद्वान अलग अलग रीज़न देते हैं हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने की। इसके बाद अलमानंद घोष, DP अग्रवाल जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का या फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का कारण मानते हैं।
इस सब के बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है उसमें सबसे पहले हड़प्पा नगर को खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और जो है 1922 में जो दूसरा प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, उसकी खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।